नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मंजीत सिंह आजकल सुर्खियों में हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए हम इनसे जानेंगे। लेकिन एक वजह ये है कि कल सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ था। मंजीत सिंह के आरजेडी में जाने की बात कही जा रही थी। उनको आज मनाने के लिए मंत्री खाद्य आपूर्ति लेसी सिंह उनके आवास पर गई। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं। पहले मंजीत जी से बात करें, क्या मामला था? हम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने पिता तुल्य मानते हैं, एक राजनीतिक अभिभावक मानते हैं और लगातार समता पार्टी से जनता दल यू की हमारी राजनीतिक सफ़र रही है। 25 सालों से हमने इस पार्टी की सेवा एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में हमने किया है और 2020 में पार्टी ने हमको उम्मीदवार नहीं बनाया। उसकी नाराज़गी हमारे मन में थी और जिसके कारण हम निर्दलीय चुनाव भी लड़े और 44,000 मत भी हम पाए। तो एक स्वाभाविक था, एक पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता होने के नाते जब हमको पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया तो ये दर्द हमारे दिल में था और हमारे जो भी कार्यकर्ता थे उनके मन में भी था। लेकिन जो भी हो, नीतीश कुमार को एक राजनीतिक पिता के तौर पर हमने उनके साथ व्यवहार रखा, एक हमारे पारिवारिक संबंध भी रहे हैं और हम फिर पटना आए हैं आदरणीय लेसी सिंह जी, आदरणीय जय कुमार सिंह, राणा रणधीर सिंह चौहान के नेतृत्व में और अपने अभिभावक से हम मिलेंगे और अपने मन की बात और अपने दर्द को जरूर उनसे बयान करूंगा। आरजेडी में जाने की संभावना थी क्या? कल जिस तरह से सोशल मीडिया पर फोटो वायरल, तो आप तेजस्वी जी से मिले थे, क्या जाने का मन बनाया था क्या? देखिए, अब हम तो शुरू से समता पार्टी से ही हमारी राजनीतिक सफ़र शुरू हुई है और जनता दल यू की आज तक राजनीतिक सफ़र रही है और नीतीश कुमार को जब हमने अभिभावक माना है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम आगे बढ़ेंगे। मतलब कल जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ वो कहानी अब खत्म हो चुकी है? कल की बात पुरानी हुई, नई कहानी अब लिखनी है। लेसी जी, काफ़ी मेहनत की है आपने अपने छोटे भाई के लिए, क्या क्यों इतना आप परेशान हुई कि 3 बजे सुबह ही जा करके मंजीत जी को सीधे उठा करके पटना ले आए? नहीं, देखिए, मंजीत जी समता पार्टी के कार्यकाल से ही जुड़े हुए हैं, पार्टी के स्थापना काल से जुड़े हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता है ही, लेकिन उससे भी बढ़ के इनका पारिवारिक रिश्ता है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजनीति की शुरुआत किए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत परिवार में भी होता है, नाराज़गी होती है, लेकिन वैसी नाराज़गी नहीं है कि अपने गार्जियन को छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे। तो हम लोग गए, सूचना मालूम हुई, राजनीतिक परिस्थितियाँ बनती है, कुछ मालूम होती है, तो हम लोग गए और हम लोग एक परिवार के सदस्य के रूप में हैं। पार्टी में लंबे काल से हम लोग साथ साथ काम किए हैं, तो हम गए और हम लोग सब साथ, जय कुमार जी हैं, पूर्व मंत्री राणा रणधीर जी हैं, सब लोग गए और आए हैं। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जो भी बातें इनकी होगी या जो भी दुख दर्द होगा वो शेयर करेंगे, बात करेंगे। मतलब लेसी सिंह का मेहनत रंग लाया और मंजीत जी मान गए? नहीं, घर के लोग हैं, घर में थोड़ा बहुत होता है, परिवार में भाई भाई में होता है, तो इसलिए गार्जियन है, गार्जियन से ही लोगों की अपेक्षा रहती है, इसलिए मानना है ही, पहले से है। मंजीत जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और अभी भी है और कल भी रहेंगे। रणधीर जी, ऐसा कैसे हो गया कि आप लोग हर समय साथ में रहने वाले, एकाएक मंजीत जी निकल गए, तेजस्वी जी के साथ फोटो आ गया? मंजीत बाबू बहुत सुलझे हुए कार्यकर्ता ही नहीं, बिहार के जाने माने पहचाने नेता हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में इन्होंने जो कहा है, हम लोगों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। पिता तुल्य अभिभावक कोई कार्यकर्ता कहे, इससे बढ़कर के कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन पुत्र का भी उसी पिता पर अधिकार बनता है जब लगता है कि कोई भूल हुई हो, परिवार चलाने में कहीं किसी तरह की का वाजिब हक नहीं मिला हो, तो
तो सही में जो पुत्र है वो पिता को इस बात का एहसास कराता है। और मंजीत जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम पहले मित्र थे और इतनी अच्छी मित्रता जो दोनों के खून का रिश्ता बन गया। जय कुमार बाबू हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं। लेसी जी हम लोगों के नेत्री ही नहीं समाज के एक मेरुदंड हैं और हम सबों के बीच ये रहे हैं। अचानक हम लोगों को सूचना मिली और हम जय कुमार बाबू से मिले, लेसी जी से बातें हुई। हम तीनों चारों आदमी रात में एक दूसरे के सहयोग से, और हमने कहा कि इस तरह की बातें यदि हो रही है तो निश्चित रूप से समाज के लिए हम लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बनेगा। और हम लोगों की बातों को मंजीत बाबू ने बड़ी श्रद्धापूर्वक, अब गोपालगंज की जो स्थिति थी इनके डेरा का, हजारों वर्कर सो गया। हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि निर्णय जो भी हो रहा था, लेकिन उस निर्णय के पीछे हजारों नौजवान मंजीत सिंह के को साथ देने के लिए तैयार था। लेकिन मंजीत सिंह ने हम लोगों के आग्रह के बाद लोग मानने के लिए तैयार नहीं था, तो मंजीत बाबू ने कहा कि आपके स्नेह और प्यार से आज हम यहाँ आए हैं, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अपने अभिभावक के यहाँ चलें। तब इजाज़त लेकर के आए हैं। इसीलिए हम अपने नेता, इनके अभिभावक, हम सबों के अभिभावक के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भी दुख प्रकट किया कि मंजीत ऐसा मेरा लड़का, मंजीत ऐसा मेरा नेता कहीं दूसरे जगह चला जाए, यह उचित नहीं होगा। जय कुमार जी, क्या संदेश है, एक जिस तरह से पहल की है आप लोगों ने, क्या संदेश है इसका कि जदयू को मजबूती के लिए, मतलब देखिए, अब हर कार्यकर्ता को हम लोग राजनीति कर रहे हैं और हम लोगों में से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कहीं कुछ निर्णय लेने के लिए कोई बाध्य होता है, इसका मतलब है कुछ उसके पीछे दर्द है। क्योंकि मंजीत सिंह का निर्णय पार्टी के विरुद्ध में कोई निर्णय ले रहे हैं, पार्टी की ऐसे एक स्तंभ जो नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा चहेता व्यक्ति, तो हम लोग को जरूर लगा कि कोई ना कोई दुख दर्द है। अब हम लोग को जाना चाहिए, ये रिश्ता बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है, स्थापना काल का ये नेता रहे हैं और नीतीश जी का सबसे करीबी हमारे मुख्यमंत्री जी के रहे हैं। तो हम लोगों ने विचार किया कि हम लोग को चलना चाहिए और जाकर सिर्फ उस रिश्ते को याद दिलाना है मंजीत बाबू को। मुझे पूरे विश्वास है कि मानेंगे। हम लोग माननीय मंत्री जी से भी बात हुई, भाई रणधीर जी से बात हुई और हम लोगों ने गया और इस बात को हम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं कहे कि मुझे और भी लोग जा रहे हैं, महेश्वर जी जैसे लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मंजीत मेरा परिवार का एक सदस्य है। यदि मंजीत भी ऐसा निर्णय ले सकता है तो मुझे गहरी दुख हो सकती है। इस बात को हम लोगों ने समझा और गए। मंजीत जी ने भी इसको बड़ी बेहतरी से समझे, वहाँ के लोगों को समझाए और इन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए राजी हुए। आज जा रहे हैं और हम समझते हैं कि हम लोग का इतना ही काम था कि इनको मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देना, बाकी ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे और अब मुख्यमंत्री जी और ये दोनों मिलकर के फिर से इस पार्टी को मजबूती में लग जाएंगे। मुझे इस बात का पूरी विश्वास। तो कह सकते हैं कि जदयू नेताओं ने ऑपरेशन मंजीत सिंह को एक तरह से मूर्त रूप दिया है और मंजीत जी अब जा रहे हैं अपने अभिभावक और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से मिलने। निश्चित रूप से जिस तरह से मंजीत सिंह के मामले में पार्टी के लोगों ने एकजुटता दिखाई है, यह संदेश साफ है कि नेतृत्व के खिलाफ अगर किसी को कष्ट भी है तो पार्टी के अब दूसरे नेता मिल बैठ करके इसको सुलझाना चाहते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़ पटना। भारत रत्न इस देश का सर्वोच्च सम्मान है और राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसे प्रदान करते हैं। आमतौर पर गणतंत्र दिवस के पहले इसकी घोषणा की जाती है, लेकिन इन दिनों यह देखा जा रहा है कि राजनेता अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए भी भारत रत्न देने की मांग विभिन्न लोगों के लिए करते रहे हैं। इन दिनों स्वर्गीय रामविलास पासवान और पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के लिए भी भारत रत्न देने की मांग हो रही है। लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के कार्यों की गणना करते हुए, उनके कार्यों को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत रत्न देने की मांग की है। भतीजे की इस मांग को देखते हुए चाचा पशुपति कुमार ने भी मांग की है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए और वो नीतीश कुमार से इसमें विशेष सहयोग की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न देने की मांग के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी अपनी पुरानी मांग पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न देने की मांग की है
उन्होंने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में मुलाकात की और पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की। हालांकि गणतंत्र दिवस में अभी काफ़ी दिन है, लेकिन देखना है कि इनकी मांगों का भारत सरकार क्या करती है। अरुण चौरसिया, कशिश न्यूज, पटना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि, प्रदेश प्रभारी दिलीप सौकिया, सह प्रभारी सुभाष सरकार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई नेता शामिल हुए। इस बैठक का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया है और इस बैठक में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को कैसे और मजबूती प्रदान करे पूरे राज्य में, इसको लेकर गहन चर्चाएं की गई। और आज आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारे संगठन के सभी उच्च लोग आज इस मंच पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री, दो महामंत्री हैं, तीनों मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और हम आने वाले समय का रोड मैप तैयार करेंगे। इस सरकार के खिलाफ हम पूरी तरह से रोड मैप तैयार करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज कार्य समिति बैठक के माध्यम से, और आने वाले समय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी करके कार्यकर्ता पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे ताकत के साथ आंदोलन को खड़ा करेगा, इसकी चर्चा। वहीं यदि राज्य सरकार की बात करें तो ये 1.5 वर्षों में क्या कार्यकाल रहा है और सरकार ने क्या काम किए हैं और क्या वादे जो किए थे वैसे नहीं पूरा किए हैं, इसको लेके भी पार्टी रणनीति बना रही है। और यह बैठक सुबह से ही आयोजित की गई है और दिन भर यह बैठक चल रही है, जिसमें हर एक जिले से जो प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं ताकि जो भी समस्याएं हैं या पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और किस तरह के एफर्ट लगाने की जरूरत है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में पार्टी को और भी मजबूती प्रदान की जा सके। कुख्यात शूटर अमन सिंह का डंका इन दिनों धनबाद समेत बाघमारा में भी जोर शोर से बोल रहा है। विगत 4 दिन पहले बाघमारा के कतरास थाना क्षेत्र के महज कुछ भी दूरी पर भगत मोहल्ला में करीब रात 10:15 पे अंधाधुंध फायरिंग और बमबाजी करके गोल व्यवसायी संजय लोका के घर को दहला दिया। इसको लेकर पुलिस काफी रेस दिख रही है। बीती रात पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़कर डेमो दिखाया, जिससे पुलिस जांच करने में सुविधा मिलेगी। उसी प्रकार से युवक को कपड़ा और हेलमेट पहनाकर सेम उसी रिएक्शन में बमबाजी करने को कहा और बमबाजी करने का रिएक्शन पुलिस हर पहलू को वॉच कर रही है। मामला था कि 27 तारीख को घटना घटित हुई थी कि यहाँ इसके संजय गोयनका के घर में बम मारा गया था। 2 संदिग्ध व्यक्ति से आया था गाड़ी से, पूछताछ से लाया गया था। उसको रिक्रिएट किया गया था कि कैसे उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, स्टाइल कैसे मारने का, उससे संबंधित उसका रिक्रिएशन किया गया। बाघमारा नहीं, पूरे धनबाद के लिए अमन सिंह गिरोह का पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस अमन सिंह गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिलती है या फिर हमेशा की तरह अंधेरे में तीर चला पाएगी पुलिस। बाघमारा से कशिश के लिए सुधीर सिंह। पूरे देश में आज डॉक्टर डे मनाया जा रहा है और इस पेंडेमिक में डॉक्टरों की जो भूमिका रही है वह काबिले तारीफ है। यही वजह है कि आज सैकड़ों लोग कह सकते हैं डॉक्टरों की सेवा के बाद ठीक होकर अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। और इसको देखते हुए कांग्रेस की ओर से आज उन सभी डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया है। रांची के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन के साथ साथ वहां पे कार्यरत जितने भी डॉक्टर और जो स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से आज सम्मानित किया गया है। कोरोना काल की बात करें तो जहां पे अपने मरीजों को उनके जो गार्जियन हैं वे अस्पतालों तक छोड़ के वापस चले जा रहे थे, ऐसे में जो मरीज थे उनकी देखभाल पूरी तरह से यदि कहें तो उन डॉक्टरों के हाथ में था या उन डॉक्टरों के जिम्मे था कि उनकी जान भी बचानी है और उनकी देखभाल भी करनी है। यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी की ओर से उन सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया है कि वे इस कोरोना काल में अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करते करते कहीं ना कहीं जो सामाजिक दायित्व है उसका भी निर्वहन किए हैं। यही वजह है कि डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में आज सभी डॉक्टरों को सदर अस्पताल पहुंच के कांग्रेस पार्टी की ओर से सम्मान दिया गया।
ताकि उनकी जो कार्य है इस कोरोना काल में जितने भी काम किए हैं उसे कभी भुलाया नहीं जा सके। सूबे बिहार के सुशासन सरकार में विकास का क्या गति है, एक नज़ारा आपको दिखाएंगे। गंगा घाट पर अभी हम उमरपुर गांव के पास खड़े हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है। यहाँ पर अगर विकास की हम लोग बात करें तो करीब 200 परिवार ऐसे हैं जो बांध पे शरण लिए हुए हैं और हम दिखाना चाहेंगे कि उनकी जीवन शैली, उनका जीवन यापन किस तरह से होता है, किस तरह से लोग यहाँ पर बांध पर रहते हैं। उनके घरेलू अगर हालत की हम लोग बात करें तो चारा मशीन से लेकर के मवेशी से लेकर के तमाम तरह के जो बारिश में भीग गए हैं ये अनाज, इस तरह के अनाज तक यहाँ मौजूद हैं और लोग तंगो तबाह हैं, परेशान हैं। सरकार की योजनाएं कितनी धरातल पर है, एक बानगी नज़ारा आप देख सकते हैं कि बक्सर कोइलवर तटबंध पे ये जो परिवार है, इस परिवार के बीच में अभी हम पहुँचे हैं और क्या स्थिति है उनकी उसको जानते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ सर। ये किसका घर है? अवध बिहारी। आपका? अच्छा, तो इस किस तरह से यहाँ पर रहते हैं आप लोग? अब क्या करें, हम लोग कुछ अथुए नहीं है तो कहाँ रहेंगे, जमीन है ये नहीं है। क्यों बांध पे रहते हैं? अब लाचारे रहते हैं हम लोग, जमीनें नहीं है तो कहाँ रहेंगे। पहले आपका जमीन मकान था ना? पहले था, 30-40 वर्ष हो गया बाबू दादा के राज में। क्या हुआ वो सब हंस के पार चला गया तो हम लोग इसी पे गुजर कर रहे हैं। अच्छा, जमीन है नहीं, दूसरा कोई जमीन में जाता है तो मारा मारी करें, लाठी लेकर चल जाएगा। हमारा जमीन कहाँ रखते रहेंगे, पैसा हम लोग है ये नहीं है। तो बांध पे रहते हैं, सरकार की ओर से कोई सुविधा मिलती है? कुछ सुविधा नहीं है, हम लोग का राशन तो मिलता है बस। एक दर्द था, करीब 200 लोग का परिवार है और बक्सर कोइलवर तटबंध पे रहता है और इनके रहन सहन की हालत और स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं, कैसे यहाँ उनकी जीवन यापन शैली कटती है। बकरी उकरी जो पालते हैं उनको रखने के लिए क्या व्यवस्था है और किस तरह से लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, उसका एक सच अभी आप कशिश न्यूज पर देख सकते हैं कि लोगों के बीच में कितना दर्द है, कितना विकास का एक तल्ख सच्चाई है जो बक्सर में गंगा के तट पर अभी हम लोग जो यहाँ पर बक्सर कोइलवर तटबंध पर लोगों के जीवन यापन की शैली, हम लोग का 10-20 वर्ष हो गया। अच्छा, सामने पानी नजर आ रहा है? हाँ, पानी नजर आ रहा है। बाढ़ आ जाते हैं तो हम लोग को फजत हो जाता है। क्यों यहीं बांध पे रहते हैं आप? हम लोग को जमीन नहीं है, बस जिम्मेदार लोग बसाया है, वो ढह गया, हम लोग आ गए बांध पर। तो सरकार की ओर से कोई सुविधा? कुछ नहीं सुविधा है। हम लोग गरीब दुखिया हैं इसीलिए बांध पर रहते हैं। गरीब दुखिया है इसलिए बांध पर। सरकार का कोई सुविधा नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, कोई नहीं देता है। कोई नहीं देता है? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। क्लास 10वीं की ये बच्ची है और आपने अभी इसकी जुबानी सुनी कि हम लोग गरीब हैं, सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिलती है। ये दर्द है, लेकिन शिक्षा की अलख बेटियां आज भी जगा रही हैं। क्या कहेंगे? हमको यहाँ पर जमीनें बाढ़ में सब ढह जाता है और हम लोग फदरा में पड़ जाते हैं। गरीब दुखिया का हम लोग 6 बहन है, एक मेरा बाप है, एक भाई। अच्छा, 6 बहन हैं आप लोग। सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिलती है? कोई नहीं मिलती। कोई पूछने वाला नहीं है? कोई नहीं। तटबंध के ऊपर लोग शरण लिए हुए हैं। तटबंध पे ही आशियाना है, खुले आसमान के नीचे से लेकर के ये जो लकड़ी और फूस के बने मकान ही इनका सालों साल का जीवन यापन का एक माध्यम है, एक साधन है, जो कि सरकार या यहाँ के जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन के लोग तटबंध पे जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में जैसा लोगों ने बताया कि 30 साल पूर्व उनके निजी मकान ज़मीन जब गंगा के गर्भ में विलीन हो गया, उसके बाद
आश्रित के रूप में वो लोग बक्सर कोइलवर तटबंध पे हैं। लगातार शासन प्रशासन की ओर से तटबंध खाली करने का नोटिस तो जरूर दिया जाता है, लेकिन तटबंध पे लोगों को रखने के लिए या तटबंध पे आश्रित जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अभी तक किसी ने सुधि नहीं ली। लगभग 20 वर्षों से ये परिवार यहाँ पर करीब 200 की संख्या में लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मड़ई नुमा झोपड़ी नुमा मकान बना करके लोग इसमें रहते हैं। उनकी सुधि लेने वाला अब तक कोई नहीं। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। पिछले 24 घंटे से भी ज़्यादा से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण इस क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ गई है। हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में भी पिछले कई घंटों से रुक रुक करके लगातार बारिश हो रही है। नेपाल में हो रही बारिश के कारण भारतीय क्षेत्र की जीवछ, भूती, बलान नदी सहित कमला नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि के कारण जो लोग हैं जयनगर के कमला नदी के आसपास बसे हुए, उनमें डर और दहशत का माहौल बन गया है। वहीं प्रशासन इसको लेकर के काफ़ी चौकस है। डोरवार, बेल्हा, बेल्ही सहित कई गांव के लोगों को जयनगर के प्रशासन ने अलर्ट रहने का जो है निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही जो जयनगर में जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो चौकीदार हैं, उन्हें भी बांधों पर नज़र रखने और उनकी निगरानी करने के लिए कहा गया है, ताकि कोई भी जो असामाजिक तत्व है बांधों के साथ छेड़छाड़ न करे। वहीं बात करें कमला नदी के जल स्तर की, तो लगातार कमला नदी में जल स्तर बढ़ रही है, जिसको लेकर कमला नदी कभी भी खतरे के निशान से पार कर सकती है। इसके बाद जो तबाही मचेगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। पिछले बार भी जो नेपाल से बारिश का पानी छोड़ा गया था, उसके बाद कमला नदी के कई जगहों पर तटबंध टूटने के कारण भारी तबाही हुई थी। इससे सीख लेते हुए जिला प्रशासन ने अभी से ही चौकसी बरतना शुरू कर दिया है। बांधों पर जो बांध के जो इंजीनियर हैं सिंचाई विभाग के, उन्हें लगाया गया है और सख्त निगरानी करने और चिन्हित जगहों पर बांध की मरम्मती करने का भी निर्देश दिया गया है। प्रशासन पिछले बार भी लोगों में जागरूकता फैलाकर आने वाली बाढ़ की खतरों से सावधान रहने के लिए लोगों से कहा था। इस बार भी प्रशासन के द्वारा लोगों से बाढ़ की खतरों को भांपकर सुरक्षित जगहों पर जाने की चौकसी की बात कही गई है। इसको लेकर जान माल की क्षति कम होने की संभावना है। वहीं लगातार बारिश का पानी और जो नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने की आशंका है, इसको लेकर लोग काफ़ी भयभीत भी हैं। कमला नदी के किनारे बसे लोग अभी से जरूरी सामान जुटाने में लग गए हैं। प्रशासन की तैयारी और प्रशासन का दावा आने वाले वक्त में कितना सटीक और सही होगा, यह वक्त ही बताएगा। कशिश न्यूज, कुमार गौरव, मधुबनी। अभी मैं मौजूद हूँ रीगा प्रखंड के इमली बाजार में। यहाँ पे एक बड़ा गंभीर मामला आया है। एक प्रमुख श्रमिक जिनका सरकारी तालाब है, उन्होंने मछुआ समिति के वो सदस्य हैं और उन्होंने मत्स्यजीवी सहयोग समिति से तालाब लेकर के उसमें मछली पालन का काम शुरू किया था। तकरीबन 1.5 लाख की मछलियों का जीरा उन्होंने डाला था और अभी वर्तमान में तक 6 महीने पहले जो उन्होंने डाला, अब तक वो मछली काफ़ी बड़ी हो गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इतनी सारी भारी संख्या में मछलियों का मरना, उनका ये कहना है कि तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुश्मनी से जहर डाल दिया है, जिसका कोई अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, पता नहीं चला। हाँ, ये इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। अच्छा, कितना मछली का लगभग मर गया? लगभग 8 से 10 लाख रुपया के मछली का नुकसान हुआ होगा। लगभग 7 से 8 लाख रुपया। अच्छा, क्या नाम है आपका? कौन सा जगह है? प्रभात पुस्तकालय, वार्ड नंबर 10 में मेरा घर है। 17 में तालाब है। अच्छा, आप ही किए थे तालाब? जी। कोई ऐसा व्यक्ति जो ग्रामीण, उनका ग्रामीण ही होगा, शायद उससे कोई दुश्मनी थी और उस दुश्मनी का बदला
उन्होंने उन्हें लाखों रुपए का नुकसान दिला करके साधा है, जो बड़ा ही शर्मनाक घटना है। ऐसे में प्रशासन अब इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है ये तो देखने की बात है। कैमरा पर्सन टीपू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज, सीतामढ़ी। ये जो है कि नरकटिया अनुमंडल का ये लौरिया प्रखंड है और लौरिया प्रखंड से लौरिया से ये जो है नरकटिया जाने वाली मुख्य मार्ग है। यहाँ पे बहुत से लोग राहगीर लोग खड़े हुए हैं। हालात ऐसी है कि बाढ़ ने दूसरी बार भी अपना कहर यहाँ पे बरसा दी है, जिसको लेकर यहाँ पर आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। यहाँ पर जो है कि पुल के निर्माण का कार्य चल रहा था। हालांकि पुल का निर्माण हो गया रहता तो लोगों को आवागमन करने में दिक्कत नहीं होती और लोग लगभग ठीक से ही लोग आर पार इस पुल से कर पाते। लेकिन बताया जाता है कि वहीं पुल विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हम कशिश न्यूज़ की टीम से बात हुई तो उन्होंने बताया कि दूरभाष के माध्यम से कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग की ओर से इस पे पुल कार्य को रोक लगा दिया गया था, जिसको लेकर यहाँ पे पुल कार्य अभी नहीं हो पा रहा है। जैसे ही एनओसी मिलता है तैसे ही यहाँ पर बाढ़ बाद ही इस पे पुनः कार्य लगा दिया जाएगा। अभी मतलब बाढ़ का पानी है तो कैसे अब जा पाइएगा? क्या करेंगे, अब देख रहे हैं रामनगर होकर जाएंगे, जाना जरूरी। पानी तो बढ़ रहा है ना? हाँ, पानी बढ़ रहा है लेकिन वो रास्ता ठीक है, क्लियर है। अभी बात किए हैं तो निकलेंगे। ऐसे यहाँ पर तो हमेशा का हर साल का ही हो गया है। हालात ऐसी है, लोगों को कितना मतलब दूरी का यहाँ से नरकटिया का दूरी, लौरिया से नरकटिया की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, लेकिन 12 किलोमीटर के बजाय लोगों को कम से कम 18 से 20 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। लेकिन जो है पहाड़ी नदियाँ, लगातार बारिश होने से पहाड़ी नदियाँ सभी अपना प्रलयकारी मतलब यहाँ पे रुद्र रूप धारण कर ली है, जिसको लेकर कई पहाड़ी नदियाँ उफान पर है। गौना प्रखंड के विभिन्न गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाने से दर्जनों गांव, जैसे लसनौता पंचायत के कुछ गांव बाढ़ से ग्रसित हो गया है और वहीं यहाँ पे लौरिया प्रखंड के भी कुछ गांव बाढ़ से ग्रसित हो गया है। दूसरा बार बाढ़ ने अपना कहर जमा लिया है। कशिश न्यूज़ में नरकटिया से अजय पांडे। अब सिवान के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले सिवान में RT-PCR की वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया गया है। RT-PCR के बारे में आपको बता दें कि कोरोना के काल में का अहम भूमिका रहती है। कोरोना का जो अंतिम जांच है वो RT-PCR से ही किया जाता है और इसकी शुरुआत जांच के लिए लैब सेंटर सिवान में खुल गया है। तो एक बड़ी राहत सिवान के लोगों के लिए। आज से लगभग 1.5 साल पहले यानी 15 महीना पहले की अगर बात कर ले तो 15 महीना पहले सिवान में कुछ भी नहीं था और कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी से जूझने के लिए सिवान ही नहीं पूरे बिहार में कुछ नहीं था और उसकी जांच की प्रक्रिया जो है वो बाहर से कराई जाती थी। ऐसे में बिहार के लोग त्राहिमाम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दूसरी लहर समाप्त हुई है तो बिहार सरकार ने एक बड़ी योजना के तहत हर जिले में RT-PCR लैब खोलने की शुरुआत कर दी है और जिस कड़ी में सिवान 10वां जिला है जहां आज RT-PCR लैब की शुरुआत हुई है। देखिए, आज RT-PCR लैब का लोकार्पण माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया है और सभी ज़िलों में क्योंकि जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ RT-PCR लैब अब स्टार्ट हो गई है। हम लोग लगभग 1000 के करीब सैंपल अभी तक पटना भेजते थे, उसके अलावा यहाँ पे सैंपल हम लोग भेजेंगे। तो हम लोग का जो RT-PCR जो कि गोल्डन टेस्ट माना जाता है कोविड-19 की जांच में, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग की डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा कदम है। तो उसको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि फुल्ली यूटिलाइज कर पाएँ। ये सिवान के लिए सबसे बड़ी खबर है और सिवान के लोगों के लिए यहाँ पर 1000 का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे ने बताया है कि 1000 का लक्ष्य है और प्रतिदिन 1000 RT-PCR की जो जांच है कोरोना की वो की जाएगी। एक और अहम बात जिला अधिकारी ने बताया कि जो कोरोना का तीसरी लहर संभावित उसको कह सकते हैं, संभावित जो तीसरी लहर है आने वाली है उसकी तैयारी
पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग ने कर रखी है और उसी के तहत ये RT-PCR आज सिवान में खुला है और कई तरह के योजनाएं, कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो सदर अस्पताल में होने जा रहा है और अब यहाँ के लोगों के लिए सबसे लाभदायक होगा। यहाँ पर अब RT-PCR की बात कर लेते हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके सैंपल को बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिला अधिकारी ने एक और बात ये कही है कि RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो पटना, जो सैंपल है वो पटना भी जाएगी और सिवान में भी जांच होगा। यानी कि ये माना जा रहा है कि अभी फ़िलहाल नया है जिसके तहत ये पटना और सिवान की जो बातें आ रही हैं वो किया जाएगा। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि सिवान में जो RT-PCR खुला है वो कितना कारगर साबित हो पाता है। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज़, सिवान। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।